सत श्री अकाल, नमस्कार, पंजाबी रेडियो, पंजाबी टीवी, यूएस से वेख और सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है। इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया के साथ। करते हैं सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का स्वागत, फिर खबरों पर चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया गुरप्रीत और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। रुख करें खबरों का तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल की बात करते हैं हम। ममता बनर्जी कल से ही सुर्खियों में बनी हुई है जब ईडी वाला सारा सीन शुरू होता है। अब ममता बनर्जी बोल रही है कि मेरे पास अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव है। ये पेन ड्राइव सियासत को कैसे देखा जाए? क्या है ये? क्या सच में उनके पास कोई पेन ड्राइव है? अगर है भी तो कौन जाँच करेगा? कौन कहेगा कि ये गलत और ये सही है? देखिए, जब से अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को अपनी नाक का सवाल बनाया है, उसके बाद ही लगातार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर ईडी की रेड्स हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं। हम सबको पता है कि यहाँ तक कि उनके आईटी सेल के प्रधान हों या फिर ममता बनर्जी के खुद भतीजे रहे हों और भी बहुत सारे उनके नेता रहे हों, उनके ऊपर ईडी ने कार्रवाइयाँ की हैं। अब इसमें यही है कि एफआईआर दर्ज हुई है ममता बनर्जी के जो आईटी सेल का जो काम देखते हैं, उनके जो चीफ हैं, उनके ठिकानों पर छापे पड़े हैं। उसके खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा मार्च निकाला और उसमें हजारों जो कार्यकर्ता थे तृणमूल कांग्रेस के, वो शामिल हुए। वहीं पर ममता बनर्जी ने जो उनके कार्यकर्ताओं का हजूम था, उसको एड्रेस करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनके पास पेन ड्राइव है और उस पेन ड्राइव में जो कोयला घोटाले की रकम है, वो उनके पास पहुंचती है। इसके मेरे पास सबूत है, जरूरत पड़ी तो मैं जनता के सामने पेश करूंगी। यानी कि जो कोयला घोटाले का जो पैसा है, वो उन्होंने शुवेंदु अधिकारी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि शुवेंदु अधिकारी ने कोयला घोटाला का पैसा वसूला और उसका इस्तेमाल किया और उसको जो बच गया उसको अमित शाह के पास भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो उन्होंने अमित शाह को चेतावनी दी है कि अगर वो ममता बनर्जी को छेड़ेंगे तो वो उनको छोड़ेंगी नहीं। तो 3 मुख्य बातें थी इसमें। एक तो एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, वो हरियाणा, बिहार, पता नहीं कहाँ-कहाँ इनको सत्ता दिलवा के आए हैं। अब की बार ये बंगाल में भी कोशिश करें। तीसरी बात उन्होंने जो पेन ड्राइव वाली है, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का डेटा चुराने की कोशिश कर रही है ईडी के थ्रू जो बीजेपी, लेकिन हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। हमारे पास भी बीजेपी का पूरा इलाज है। तो 2021 का जो मैदान था, उसमें अमित शाह को पटक नहीं दी थी ममता बनर्जी ने और अब की बार नाक का सवाल बनाया हुआ है और अमित शाह पूरा वहां पर कैंप कर रहे हैं लगातार। जो तिकड़ में है, हम सबको पता है कि जो गुजरात लॉबी है वो काफी तिकड़मों के लिए जानी जाती है, तो वो सारी किस्म की तिकड़ में अभी अमित शाह पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। और इस साल जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज से सिर्फ अपन मान के चले, आज हम बुलेटिन कर रहे हैं जनवरी महीने में और चौथे महीने में वहां पर आचार संहिता लग जाएगी और 5वें महीने में, मई महीने में वहां पर चुनाव हो जाएगा और उस समय हम भी बंगाल में जाएंगे। पश्चिम बंगाल एक बड़ा सूबा है। अब की बार जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी खासी पटकनी दी है। लेकिन बेसिकली पश्चिम बंगाल का इस्तेमाल जो है बांग्लादेशी घुसपैठ वाले नैरेटिव के लिए अमित शाह और करते हैं, असम का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखना होगा कि जो ये पूरा लोकसभा चुनाव के बाद 2024 और 25 में इन्होंने महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा हर जगह जीत हासिल की है बीजेपी वालों ने। क्या वो पश्चिम बंगाल में वो इनका जीत का रथ रुक जाएगा या कंटिन्यू रहेगा? ममता बनर्जी के ऊपर लोगों को बहुत विश्वास है कि वो एक फाइटर लेडी हैं, बहुत नीचे से उठ के आई हैं और जबरदस्त टक्कर देती हैं। तो देखते हैं कि बनता क्या है उनके इस बंगाल के चुनाव का। लगता है गुरप्रीत आपका माइक ऑफ है, आपकी आवाज आ नहीं रही। जी, 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 जी। अब आगे बढ़ें तो देश के 44% 44% शहरों की हवा खराब है, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। अ, अब देखिए कि कितनी खराब जानकारी है आज। और हम लगातार मौसम के बारे में और वायु प्रदूषण के बारे में बात करते ही हैं। भारत काफ़ी चपेट में है और हम सबको पता है कि दिल्ली एनसीआर की तो बहुत बुरा हाल रहा है। दिवाली के बाद से ही हमें पता है कि वहाँ पर PM 2.5 और PM 10 का बुरा हाल है
और एक्यूआई है वो कई बार तो 1000 से पार भी रहा है, 500 पार तो लगभग रहता ही रहता है और उसको लेकर बड़ी बातें हुई हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सीआरईए का सैटेलाइट डेटा है, वो बताता है कि भारत के 4041 शहरों में जो वायु प्रदूषण है उसमें से जो 4041 शहर को का डाटा स्टडी किया, उसमें से 1787 शहर 1787 जो सिटी थे, वो उनकी जो एक्यूआई रहा वो बहुत ज्यादा खराब रहा है और वो इतना खराब रहा है कि उससे बच्चों के और बुजुर्गों के फेफड़ों पे भी असर जाता है और वायु प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं वो भी बनती हैं। इस सर्वे के अनुसार सबसे जो प्रदूषित शहर रहे वो दिल्ली रहा, गाजियाबाद रहा उत्तर प्रदेश का, बर्नीहाट मेघालय का, नोएडा उत्तर प्रदेश, गुड़गांव हरियाणा का, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का, हापुड़ उत्तर प्रदेश का, बहादुरगढ़ हरियाणा का, भिवाड़ी राजस्थान का और बागपत उत्तर प्रदेश का। तो ये एक अजीब है और सिर्फ 130 शहर भारत में ऐसे मिले 4041 शहरों में जिनका एक्यूआई 50 से नीचे रहा, यानी कि वहां पर सांस जो उत्तम दर्जे की जो हवा होती है वो रही है। मतलब कोई सुधार तो हुआ नहीं और लगातार जो वायु प्रदूषण है वो भारत में बढ़ता ही जा रहा है। 2019 के बाद सबसे ज्यादा जो पैसा है वो सड़क की धूल कम करने पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन जो असल जो मामला है उसमें हम सबको पता है कि गाड़ियों से जब वायु प्रदूषण होता है और जो वायु प्रदूषण इंडस्ट्री से हो रहा है उसका कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। जी। और इससे आगे बढ़े तो गुजरात के राजकोट में 12 घंटों के अंदर अंदर 7 भूकंप आ गए। हाँ जी। बड़ा बुरा हाल है और मैं मेरे को जब ये मैं खबर पढ़ रहा था तो एकदम से मुझे जो भुज का जो भूकंप था वो ध्यान आ गया। आपको याद हो 2001 का टाइम था जब गुजरात में बहुत भयंकर भूकंप आया था और उसमें हजारों लोग प्रभावित हुए थे, सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। और गुजरात के राजकोट में 12 घंटे में 7 भूकंप आए हैं और उसमें तीव्रता हालांकि मतलब पौने 3 से तकरीबन 4 के बीच रही है रिएक्टर स्केल की अगर हम बात करें और 7 झटके अलग-अलग समय पे महसूस किए गए। सेंटर फॉर सिमियोलॉजी के मुताबिक इन झटकों की जो तीव्रता थी वो तकरीबन 4 तक गई है और एहतियात के तौर पर आसपास के जो स्कूल हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। भूकंप का जो केंद्र है उपलेटा बताया गया जो कि 28 किलोमीटर दूर है भुज शहर से और सॉरी राजकोट शहर से। और लगातार जो ये भूकंप के झटके हैं, ये कंटिन्यूटी जो 8 जनवरी की रात को आए, फिर 9 जनवरी की सुबह 6 बजे आए, फिर पौने 6 बजे पौने 7 बजे आए, फिर सवा 7 बजे आए, फिर साढ़े 7 बजे आए, तो काफ़ी कंटिन्यूटी में ये झटके देखे गए। बीआईएस जो है उन्होंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उन्होंने कहा है कि इस इलाके की जो 75% आबादी है वो खतरनाक इलाके में रह रही है और उसका जो अपन कहें कि जो 75% आबादी है वो हाई रिस्क जोन जिसको जोन 4 कहा जाता है उस वहां पर रह रही है। और जी। भारत में ऐसे जोन बने हुए हैं, सबसे सेफ जोन बेसिकली जो थार डेजर्ट का इलाका उसको माना जाता है, उसको जोन 1 कहा जाता है। जो जोन अपन बात करें जैसे हरियाणा का है हिस्सा, पंजाब का हिस्सा है, ये जी। ज़्यादातर ज़ोन 3 और ज़ोन 4 में आते हैं। और जो दिल्ली के आस-पास का है उसको तो कई जगह ऐसी भी हैं, हिमाचल में कई जगह ऐसी हैं जिनको ज़ोन 5 कहा जाता है। और हालाँकि जो पंजाब का मालवा का जो रीजन है, वो ज़ोन 1 और 2 में ही आता है, वहाँ पर मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये स्थिति है, भूकंप काफ़ी प्रभावित कर रहा है भारत के कई शहरों को और गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। नेपाल का भूकंप था, वो नेपाल में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो आज 7 बड़े भूकंप झटके महसूस होना राजकोट शहर में भूकंप के, तो ये एक चिंता का विषय तो बनाती है। जी। और अगर इससे हम आगे बढ़ें तो बात करें गडकरी की। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियां ही स्लीपर बसें बनाएंगी, क्योंकि पिछले 6 महीनों में कई हादसे हुए हैं जिसमें स्लीपर बस जली हैं और 145 लोगों की जान गई है। देखिए, 6 महीने में 6 बड़ी घटनाएँ, आग लगी जी। स्लीपर बसों में, 145 लोगों की मौत और काफ़ी भयानक एकदम से जो हीटिंग कॉइल्स वगैरह होती हैं बसों में या एसी की कॉइल्स होती हैं, उनमें शॉर्ट सर्किट और उनकी वज़ह से जो आग है,
वो पूरी बस में, और जो क्योंकि स्लीपर बस का तो मतलब ये होता है कि रात को ट्रैवल करती हैं, लोग आराम से इनमें सोते हैं, और उनमें आग लगी तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें मैं कई बार बोलता भी हूँ कि भारत में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कोई सेफ नहीं है। जो रेलों जो ट्रेन्स हैं उनका डी-ट्रैक होना, और वो जो एयर ट्रैफिक आज के समय में जो गड़बड़ चल रहा है, उसमें इंडिगो का अपने जो पूरा क्राइसिस था वो तो देखा ही देखा था। इसके अलावा जो अनसेफ जो फ्लाइट्स का है, अनसेफ जो रेल्स का है, अनसेफ जो बसों का है, तो वो दिखता ही है। अब ऐसे प्रेशर तो पड़ ही रहा है। एयर वाले में इन्होंने कई सारी कमेटियाँ भी बनाई, और अभी जो नियम है वो भी काफ़ी डीजीसीए ने सख्त किए हैं। अब बस व मतलब जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें नो डाउट नितिन गडकरी काफ़ी कोशिशें करते दिखते हैं, और उनको अब सख्त मैं तो कहूँगा कि सख्त, इससे भी ज़्यादा सख्त उनको चीज़ें लेनी पड़ेंगी। जो बसों की बॉडियों वाला मामला, जो स्लीपर बसें ज़्यादातर जो आप जुगाड़ आप समझते होंगे, जो हमारे जैसे बहुत सारी मंडियाँ हैं गाड़ियों की, जीपों की और बसों की, तो वहाँ पर ये जो अपने स्टील की चद्दरें होती हैं, उनसे जो बस तैयार की जाती है, उनकी ये बसें होती हैं, तो उनका कोई रोड सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होता नहीं है। पंजाब में तो इवन बसों की बॉडी का चक्कर पड़ा भी था, और जब कांग्रेस की सरकार थी, जो राजा वड़िंग आजकल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं, वो उन्होंने राजस्थान से बाडियाँ बनवाई थी, उसमें भी पैसे खा गए थे, और वो कितनी जी। अनसेफ बाडियाँ थी, उनको लेकर भी काफ़ी कई बार चर्चा होती है। तो मतलब ऐसा एक एक हिसाब से लगा लो कि बहुत देसी सा हिसाब-किताब बना देते हैं कि जो स्टील की चद्दरों से बसें तैयार हो जाती हैं, और उसमें कुछ होता तो है नहीं। ख़ैर देखते हैं कि ये कितना लागू कर पाते हैं। फैसला अच्छा है कि जो स्लीपर बसें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑटोमोबाइल कंपनियाँ ही बनाएँ। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हो रही हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिटी पर्पज़ के लिए हैं, या सिटी से विलेज के लिए जो बसें हैं, दिन में जो जी। चलती हैं, उनको भी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ ही बनाएँ तो बेहतर है। ये जो जुगाड़ वाला सिस्टम है, बाडियाँ कहीं बन रही हैं, इंजन कोई है, बेसिकली ये लैडर फ्रेम चासी होता है, लैडर फ्रेम चासी के ऊपर ये बॉडियाँ रख देते हैं। उस उन बॉडियों में हम सबको पता है कि किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो वो एक सेफ्टी का कंसर्न तो हमेशा रहेगा ही। जी। और इससे आगे बढ़े तो उमर और शर्जील 5 साल से जेल में हैं, लेकिन उधर बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम है कि ना तो वो चाइना के खिलाफ बोलते हैं, ना ट्रंप के खिलाफ। असल में बोल रहे हैं कि इनका राष्ट्रवाद झूठा है। ये सारी बातें कौन बोल रहा है? देखिए, मुसलमानों के आज के समय में हम सबको पता है कि जो एक बड़े इलेक्टोरल नेता कह सकते हैं। जी। पहले तो नो डाउट कि जो आज़म खान साहब थे उत्तर प्रदेश से, वो मुसलमानों के बड़े नेता होते थे। इलेक्टोरल सिस्टम में देखें तो आजकल ओवैसी साहब का खासा सिक्का चल रहा है, और ओवैसी साहब ने कांग्रेस के ऊपर सीरियस एलिगेशन लगाकर बात शुरू की। उन्होंने कहा कि जो उमर और शर्जील 5 साल से जेल में है, उनकी वजह कांग्रेस है। अब ये बड़ा अजीब है। उन्होंने कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जो यूएपीए कानून जो लगा रखा है इनके ऊपर, वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। और वो बहुत ड्रैकोनियन उन्होंने बताया उसको कि ये तो बड़ा ऐसे क्रूर कानून है। इसमें 2 साल तक आपको मतलब ज़मानत भी नहीं मिलती, बेशक से केस का ट्रायल चले या ना चले। उन्होंने अपने भाषण में ये बात भी कहा कि 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, फिर भी ये जो दोनों नौजवान हैं, जेलों में बंद हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर भी काफ़ी गंभीर आरोप बीजेपी पे लगाए। हालाँकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ओवैसी साहब बिल्कुल बीजेपी के लिए बैटिंग करते दिख रहे थे। पाकिस्तान बेशिंग खूब की जा रही थी। हालाँकि उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी जितने भी मुसलमान थे, वो बेचारे हर शहर में तिरंगा लेके हाथों में खड़े थे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नेशनैलिटी है, या कह लो कि राष्ट्रभक्ति है, वो मुसलमानों की ही भारत में चुनौती उनको उसको चुनौती दी जाती है। तो बेचारों की मजबूरी भी बहुत ज़्यादा थी, और उनको सबसे ज़्यादा दिखाया भी। लेकिन उन्होंने ये बात सही की है कि चाइना और जो ट्रंप साहब अमेरिका के मामले में मोदी साहब चुप हो जाते हैं, वो कोई बात बोलते ही नहीं। और जो हर बार मतलब क्या कहें कि अमेरिका से कोई वीडियो आती है ट्रम्प की, कभी चाइना से वीडियो आती है, लेकिन मोदी साहब इस मामले में चुप हो जाते हैं, कोई अपने हितों का बचाव कर नहीं पा रहे। हालाँकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे को एक जियोपॉलिटिक्स के प्रोफ़ेसर ने कही थी, उन्होंने ऐसे मैं उनसे बात कर रहा था सर कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं, ये ग्लोबल साउथ के ली हीरो बनने के चक्कर में कोई नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? हमारी जियोपॉलिटिक्स तो कुछ बची ही नहीं है। हमारी जियोपॉलिटिक्स तो इन्होंने फ़ोटो खिंचवाने और बड़े-बड़े नेताओं के साथ हाथ मिला के उसपे रील पर गाने लगाने तक का बना दिया है।
कुछ हो तो रहा नहीं। तो उन्होंने बड़ा हँस के कहा कि गुटनिरपेक्ष होता था भारत, और गुटनिरपेक्ष का मतलब ये है कि भाई हम हमारे बस का कुछ है नहीं, तुम बड़ी ताकत है, तुम उलझते रहो, हम नहीं इस तुम्हारे झमेले में पड़ेंगे, हम तो तुम दोनों से फ़ायदा लेंगे और अपने देश का विकास करेंगे। तो नेहरू की नीति थी। और ये बोला कि जो गुटनिरपेक्षता का जो सिद्धांत था, उसको छोड़ के अपने आप को ही हीरो दिखाने वाली और विश्व गुरु दिखाने वाली जो पॉलिसी लेके आए हैं, वो गड़बड़ है। आप दुनिया के टीचर नहीं हैं, आप विश्व गुरु, मतलब आप समझ रहे हो? विश्व गुरु का अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो होगा दुनिया का टीचर। तो दुनिया के जी, टीचर बनने वाली जो स्थिति है वो नहीं है आपकी। आपकी जितने भी आपके इंडेक्स हैं, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, मैं बात भी कर चुका हूँ, मैं आपको एक बार हवाला भी दिया था कि जी, जो बिल्कुल। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लिखा। उन्होंने कहा कि आपके भुखमरी से अभी भी आपके बच्चों की मौत हो जा रही है। अभी भी आपके जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो 162वें नंबर पे है। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो बहुत बुरा है, 21वें नंबर पे। तो आप अभी भी मतलब इतने पीछे हो, और फिर आप बात करते हो अब दुनिया के टीचर हो। दुनिया आपसे क्या सीखेगी? इतना पीछे रहना थोड़ा ना सीखेगी। आपसे आपके जो गंदे पानी पी के इंदौर में जो लोगों की मौत हो रही है, गांधीनगर में जो टाइफाइड हो रहा है, वो थोड़ी ना सीखना है दुनिया को। तो आप किस बात के टीचर हो? आपकी एक मतलब लाइन ठीक होती थी पहले गुटनिरपेक्ष की, भई बड़े लोगों के झमेले में हम लोगों को नहीं पड़ना, हमें अपनी तरक्की करनी है। अब उसको छोड़ के आप विश्व गुरु बनने चले हैं, ग्लोबल साउथ के हीरो बनने चले हैं, तो आप फिर आपके साथ आपका जुलूस तो निकलेगा ही। खैर ओवैसी साहब ने बड़े तरीके से अपनी बात आज रखी है। जी। और इससे अगर आगे बढ़ें तो बात करें गुजरात की। गुजरात में बाघ के 37 खलें मिली हैं और साथ में साथ बड़ी तादाद में नाखून भी मिले हैं। बड़ा अजीब है कि इतने बड़े स्तर पर मतलब जो गुजरात के में जो बाघ हैं, बाघ होता है बेसिकली जो टाइगर जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको बाघ बोला जाता है। और वो नर्मदा जिले, गुजरात का नर्मदा जिला है, उसमें 37 टाइगरों की जो है खालें मिली हैं, और 133 नाखून जब्त किए गए हैं। बड़ा भयानक है। और ऐसा लग रहा है कि वहां पर बड़े लंबे समय से शिकार वगैरह हो रहे थे। और अगर आप वैसे ही जो टाइगर हैं, उनकी संख्या बहुत कम बची हुई है, और वो एक हिसाब से वो खत्म होने के कगार पे पहुंचे हुए हैं, और इधर शिकार पे शिकार हुए जा रहे हैं। 37 बाघों का शिकार हुआ होगा, इसका मतलब कम से कम हम ये कह रहे हैं, क्या पता और भी हुआ, और जो शिकार करने वाले थे वो लोग लेके चले गए हों। तो बिल्कुल, जी, बड़ा जी। बुरा हाल है, अपन कह सकते हैं कि हम कई बार जैसे मध्य प्रदेश के कूनो में जो चीता प्रोजेक्ट है इंडिया का, उसकी कई बार खबरें कर रहे होते हैं। तो लेकिन अब देखिए कि मध्य प्रदेश में भी ये कुछ ज़्यादा सक्सेस तो प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। और गुजरात जिसको मतलब गुजरात लोयन के नाम से प्रसिद्ध था, वहाँ पर कई सारे जंगल भी हैं, गिर है। और जो वाइल्ड लाइफ थी गुजरात की पहले ठीक रही थी, लेकिन बहुत सारे नियमों में बदलाव के कारण, जैसे अरावली में भी बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं, तो अब ऐसे ऐसे नियम लेके आ रहे हैं जिसमें फॉरेस्ट की परिभाषा ही बदल दी जा रही है। आदिवासियों को फॉरेस्ट खाली करने के लिए दे दिया जाता है, कह दिया जाता है, और अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े वेदांता ग्रुप के जो मालिक हैं उनको माइनिंग के लिए दे दिया जाता है। तो मतलब फॉरेस्ट भी खतरे में है, और ये अब वाइल्ड लाइफ का जो शिकार हो रहा है वो तो है ही। और गुजरात में डेवलप क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है गुजरात में अंबानियों का प्राइवेट जंगल। तो मतलब जो नेचुरल जंगल थे, नेशनल पार्क्स थे, और ऐसी जगह थी जहाँ पर वाइल्ड लाइफ रहती थी, वो तो उन खत्म की जा रही है। और प्राइवेट जू, अपन कह सकते हैं कि जंगल दिए जा रहे हैं। अंबानी का बेटा बड़े आराम से गुजरात में अपना वन तारा बना रहा है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो उधर डीयू प्रेसिडेंट से प्रेमानंद महाराज हैं जो खासे वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो बोलते हुए नजर आए हैं कि नशा ना करें, अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रखें। लेकिन जानकारी है कि परिवार का तो हरियाणा में शराब का कारोबार है। ये बड़ा अजीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रधान आर्यन मान बेसिकली दलबीर मान के भतीजे हैं, और उनके जो फादर हैं सिकंदर मान, वो अपन कह सकते हैं पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया कह लो, कि एक बड़े प्लेयर हैं शराब में। तकरीबन 7-8 हज़ार करोड़ रुपए उनका टर्नओवर बताया जाता है। और काफी मतलब अपन कह सकते हैं कि रॉयल ग्रीन नाम की शराब उनकी है। काफी ब्रांड ऐसे हैं जो वो लोग चलाते हैं, रन करते हैं। उनका बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जीता है। आरएसएस की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एबीवीपी,
और उस समय भी हालाँकि डीयू में स्टूडेंट्स ने विरोध किया था, लेकिन बात बनी नहीं क्योंकि पैसा ही इतना था। आपको पता है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बॉडी के चुनाव में संजय दत्त जैसे जो बड़े-बड़े एक्टर थे, वो प्रचार करने आए, उसके वोट माँगने आए। तो आप समझ के देखो कि पैसा किस लेवल का फूँका होगा उसने अपने बच्चे को पॉलिटिक्स में लॉन्च करने के लिए। आपके पंजाब के भी जी, बहुत सारे गायक गए हुए थे, सिंगर गए हुए थे। तो साफ समझ में आ रहा था, हालाँकि पंजाब के जो गायक हैं, उनकी तो बेचारों की औकात 4 लाख, 5 लाख रुपए वाली ही है दिन की। बॉलीवुड के जो स्टार हैं, वो तो हम उनकी औकात भी 25 लाख, 30 लाख वाली है, कोई मतलब वो नहीं है। तो वो तो शराब माफिया के लिए कोई बड़ी रकम है नहीं। ख़ैर, प्रेमानंद महाराज ने पता नहीं मुझे तो क्या उसने उन्होंने वायरल तो है सोशल मीडिया पे, उनसे अनजाने में ये कहा गया है, क्या कहा गया है, पर ये गज़ब है। जो पूरे सूबे में नशा बेच रहा है, शराब बेच रहा है, इल्लीगल, लीगल सारे किस्म की, उसको उसके बेटे को साहब कह रहे हैं कि बेटा नशे से बच के रहना। अरे! इसके फ़ादर साहब ने तो जब हरियाणा में आपको बता दूँ कि बंसीलाल की सरकार बनी तो उन्होंने शराबबंदी की थी। तो जो इनका परिवार है उस समय शराबबंदी के दौरान इल्लीगल जो शराब होती है, थैलियों में इसके पिताजी स्कूटर पर शराब बेचते थे। तो उससे तो ये जी, बने हैं। अब ख़ैर चलो महाराज जी को पता नहीं होगा बैकग्राउंड, महाराज जी को भी पैसे चढ़ाए होंगे, दान दक्षिणा दी गई होगी, उनके सामने कोई ऐसे ही जाके थोड़ी ना बैठ जाता है। वहाँ विराट कोहली जैसे लोग बैठते हैं, उनकी वीडियो डलती है और आर्यन मान की डली है तो समझ ही रहे होंगे आप कि कुछ तो चमत्कार हुआ ही होगा। चमत्कार हम सबको पता है कि भारत में कैसे होता है। जी, तो बिल्कुल, खैर, बिल्कुल। तो पैसे हालाँकि ये बड़ा मैं तो वो जब वीडियो मेरे सामने आया तो मैं तो काफ़ी हँसा। जी। इससे आगे बढ़ें तो 2 साल के बाद पंजाब सरकार को याद आया है कि हमें सुखपाल खैहरा की जो ज़मानत मिली हुई है उनको, उसे रद्द करवाना है। हाई कोर्ट चली गई पंजाब सरकार। पंजाब सरकार हाई कोर्ट गई है और सुखपाल खैहरा के पीछे पड़ने वाली है। हालाँकि कांग्रेस के इंटरनल घेरों में ये बड़ा क्लियर है कि सुखपाल खैहरा को दोबारा तलब किया जाएगा क्योंकि पिछले 1 महीने तकरीबन 1 महीने पहले मेरी कांग्रेस हाईकमान से बात हो रही थी, तो सुखपाल खैहरा का के पास एक पद है, राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, तो उसको उनसे हटाने की बात चल रही थी। तो मैंने कहा कि क्या कारण है? वो तो पंजाब में ठीक है। वो बोले कि एक तो सिर्फ़ पंजाब को ही फ़ोकस रखते हैं, दूसरा उनको अभी आम आदमी पार्टी तंग करना शुरू करेगी तो वो टाइम नहीं दे पाएँगे, इसलिए उनको पद से मुक्त कर रहे हैं। तो वो मुझे तभी पता समझ में आ गया था कि पार्टी के अंदर भी एक बात तो है कि ख़ैर अभी ज़मानत रद्द करवाने के लिए कोर्ट गई है। सुखपाल खैहरा की देखो कई सारी चीज़ें हैं, पॉज़िटिव चीज़ों से शुरुआत करें तो नो डाउट हमें पता है कि कांग्रेस में होते हुए भी वो जो पंथक इश्यूज़ हैं उन पे बहुत सॉलिडली बात रखते हैं, या फिर जो पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हो गए या फिर माइनॉरिटीज़ के साथ जो धक्का होता है, वो बहुत अच्छे से बात रखते हैं और मतलब अपन कह सकते हैं कि काफ़ी समझदार और वोकल लीडर हैं। लेकिन अगर हम उनके दूसरी साइड की बात करें तो वो है कि वो वन मैन शो हैं, सिंगल फ्रेम आदमी हैं, अपने के अलावा किसी को बर्दाश्त करते नहीं, ना टीम बिल्ड करते हैं, ना ज़मीन पे कोई आंदोलन करते हैं, ना लोगों को जोड़ के कुछ खड़ा करते हैं। तो वही है। बिल्कुल। हाँ, तो वो उनकी कमज़ोरियाँ भी हैं। ख़ैर हमें पता है कि भगवंत मान सरकार के वो एक तगड़े क्रिटिक रहे हैं और उन्होंने भगवंत मान सरकार को नैरेटिव के स्तर पे तो कम से कम कह सकते हैं कि हर जगह घेरा है। हर जगह पे वो भगवंत मान के खिलाफ लड़ते नज़र आए हैं, तो शायद उसी का ही इनाम उनको मिलेगा कि उनकी ज़मानत रद्द करवाने की याचिका सरकार ने डाली है और शायद हो भी जाए, तो उनको कुछ महीने दोबारा जेल देखनी पड़ सकती है। पर मेरी वकील से बात हो रही थी तो हमारे साथी वकील हैं अंकित ग्रेवाल, तो उनका कहना था कि केस में इतना कोई दम नहीं है कि पंजाब सरकार इनकी स्टे जो ज़मानत है उसको रद्द करवा पाए। जी। और इससे आगे बढ़ें तो बात राजा वड़िंग की करते हैं। राजा वड़िंग को किधर से आमद हो गई जब वो ये बात बोल रहे हैं कि मुझे इच्छा नहीं है सीएम बनने की या फिर मैं नहीं चाहता? नहीं, नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ सीएम का। जी, तो हाँ, तो सीएम सुखजिंदर रंधावा भी वहाँ नज़र आए। हालाँकि आज मनरेगा को लेकर रैली की थी कांग्रेस ने। उसमें अपन बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी वहाँ मौजूद नहीं थे, प्रताप बाजवा मौजूद नहीं थे। वहाँ पर तो कांग्रेस के बस अपन अपन कह लें कि एक तो बड़े शहरों में सुखजिंदर रंधावा थे, दूसरा अपन बात करें तो राजा वड़िंग थे, भूपेश बघेल भी पहुँचे हुए थे। उन्होंने सुखजिंदर रंधावा ने भी ऐसी बात डायलॉग मारा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इकट्ठी है बघेल साहब, सानू किसी नू चीफ मिनिस्ट्री नहीं चाहिदी, सानू पंजाब च कांग्रेस दा राज चाहिदा, भावें कोई चीफ मिनिस्टर बन जे।
तो मतलब सुर तो दिख रहे हैं, ये दिखा कोशिश तो ये दिखाने की हो रही है कि हम इन सब चीज़ों से ऊपर हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि ये इस कुर्सी का मुँह छोड़ेंगे। जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहीं समाप्त होता है। आप जुड़े, जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।